नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग गति के नियमों को पढ़ रहे थे और वहाँ आपने गति के प्रथम नियम और गति के द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था। जिस दिन हम लोग पिछले क्लास में गति के द्वितीय नियम को पढ़ रहे थे, वहां आपने यह भी देखा था कि गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता था। और जो बल का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त हुआ था वह था F इक्वल टू ma। और F क्या था? वहां फोर्स था, बल था, m मास द्रव्यमान था और a त्वरण एसिलरेशन थी। इस तरह से जो गति का दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे, उससे जो व्यंजक प्राप्त किए थे, जो समीकरण प्राप्त किए थे, आज उसी समीकरण के आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करने जा रहे हैं, कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि उसको ये जो टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे दुख हुआ इस बात को जान करके कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, इस टॉपिक को समझ नहीं पाए। तो किसी भी चीज को नहीं समझने का कई कारण हो सकता है कि पीछे जो चीज पढ़ाया गया था गति को, उस चैप्टर को आपने या तो नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा तो आपने उसकी ठीक से तैयारी नहीं की होगी, जिसका कारण है कि आज इसको समझने में असुविधा हो रही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं फिर से अलग से वीडियो बना के उसका अपलोड करूंगा बहुत जल्द ही, तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों का भी कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिला कि जो पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और वो भी कह रहे हैं कि सर इस चैप्टर में हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो तो अन्याय है। आप पहले जो पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का गति था, जो हमारे रेगुलर क्लास में पढ़ाई हुई थी, आप पहले उस चैप्टर का पूरा रिवीजन कीजिए। जो भी सूत्र बताया गया था, वहां भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताए गए थे, उन सभी चीजों को पहले कंप्लीट कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको यह चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए, हम लोग आज के क्लास में शुरुआत करते हैं कि जो आपने बल में व्यंजक पढ़ा था, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F इक्वल टू ma, तो उसी व्यंजक के आधार पर, उसी समीकरण के आधार पर आज हम कुछ सवाल बनाने जा रहे हैं। और हमने शुरू में आपको कहा था कि जो हमारी बुक होती है वो NCERT की जो बुक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है ओरिजिनल NCERT की, उसी बुक से हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। आपके घर में बुक भी होगी और बहुत लोगों को हमने पहले कहा था, तो निश्चित रूप से वो रिवीजन भी किए होंगे, बनाए भी होंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए उसको लिख पाना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने आपके सुविधा के लिए पेज नंबर और क्वेश्चन का नंबर लिख दिया है, तो आप यहाँ से हेल्प लेके देख सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल है बनाया हुआ है आपके NCERT बुक में, हम बस उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे किताब में भी बात को समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप किताब से भी अधिक से अधिक उदाहरण को पहले बनाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास NCERT की बुक नहीं हो, तो आपके पास कोई दूसरे प्रकाशन की भी किताब हो, या कुछ लोग जो न्यूमेरिकल्स वाली बुक खरीदे होंगे, तो वहां भी इस टाइप का सवाल आपको ढेर सारा मिल जाएगा। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक सवाल घर में बनाएंगे, उतने जल्दी और उतने अच्छे तरीके से इस विषय वस्तु को आप समझ पाएंगे। तो जो सबसे पहला उदाहरण है, देखिए ये पेज नंबर 133 133 पृष्ठ संख्या पर है और उदाहरण संख्या है 9.1, एग्जाम्पल 9.1। मैं हिसाब पढ़ करके बोल देता हूं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। अब देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। तो सबसे पहले जो चीज हमारे सवाल में दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है, समझना है और नोट करना है। और सवाल में आगे देखिए, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। मतलब जो नियत बल उस वस्तु पर कार्य करता है, वह नियत बल उस वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहली बात, सवाल को आप जब भी आप सवाल बनाइए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, तो मेरा जो अपना मानना है कि आप पहले तो सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िए। बुक आपके पास होगी या नहीं है तो आप खरीदिए, उपलब्ध कर लीजिए, किताब दुकान में मिल जाएगी आसानी से।
तो आप बुक ले लीजिए और उस सवाल को 2 बार 3 बार पहले पढ़िए। देखिए यहाँ क्लियर कह रहा है एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर, तो हमने तुरंत क्या किया, m इक्वल टू 5 kg लिख दिया। 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं और मास अंग्रेजी है इसलिए इसको m से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है m इक्वल टू 5 kg। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। 2 सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, टाइम हो गया, इसलिए यहाँ देखिए t बराबर लिखा गया है 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए कार्यरत होता है, कार्य करता है बल। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। मतलब जो बल लगता है उस वस्तु पर, उस बल के कारण, चूंकि हमने पहले भी कहा था जैसे आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, आपका कोई मित्र आपके साइकिल का कैरियर पकड़ता है और जोर से धक्का दे देता है, क्या होगा, आपकी जो चाल है, आपका जो वेग है वह तुरंत बढ़ जाएगा जैसे धक्का लगाएगा, बल लगाएगा। तो जब ये 2 सेकंड के लिए बल लगा है तो यह बल क्या करता है, वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो जो 3 मीटर प्रति सेकंड है यह प्रारंभिक वेग है, शुरुआती वेग है, और प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से सूचित किए थे। और 3 मीटर प्रति सेकंड से वेग, वेलोसिटी बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो 7 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग, यह अंतिम वेग हो गया। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। अब बल कितना लगाया गया, मतलब इस वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए तो बल लगाना पड़ा था, उस लगाए गए बल का मान, वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। इसलिए देखिए यहाँ सवाल में लिखा गया है F इक्वल टू व्हाट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सवाल का। अगर हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो कभी आपसे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी चीज हम लोगों को सवाल में दिया गया है, पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए, सवाल को बार बार उसको नोट कीजिए, फिर क्या मांग रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ कह रहा है लगाए गए बल का मान ज्ञात करें, तो F बराबर व्हाट दे दिए। अब फिर हम लोग जो फार्मूला आपने पढ़ रखा है, जो सूत्र आपने, जो व्यंजक आपने पढ़ा है, उसका उपयोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आसानी से कैलकुलेशन खाली सही होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग का ये बेसिक नॉलेज आपके पास सही सही होना चाहिए, तो सवाल बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि F बराबर जो ma आपने फार्मूला पढ़ा था, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो उसके लिए त्वरण चाहिए और द्रव्यमान चाहिए। संयोग से द्रव्यमान तो शुरुआत में ही हम लोग लिख लिए हैं 5 kg, लेकिन त्वरण नहीं है, और देख लीजिए T है, U है, V है। याद कीजिए गति चैप्टर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां A इक्वल टू V माइनस U बाई टी एक उदाहरण सूत्र पढ़े थे। A था त्वरण और V था अंतिम वेग, U था प्रारंभिक वेग और T था समय, टाइम। तो उसी सूत्र का यहाँ प्रयोग हो रहा है, चूंकि A इक्वल टू V माइनस U बाई टी, तो V माइनस U बाई टी, इसको जब हल करेंगे तो हम लोगों को A का मान ज्ञात होगा। A क्या है, A हमारा त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो देखिए V के जगह हम कितना दे दिए, 7 मीटर प्रति सेकंड था अंतिम वेग, तो V के जगह 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। U था प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड, U की जगह 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। T टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो 7 माइनस 3 बटे 2, 7 में से 3 गया 4 और बटे में 2 हो गया। 4 में 2 से आप भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मान निकल गया। मतलब जो वस्तु गतिशील है उस वस्तु का हम लोग त्वरण ज्ञात कर लिए। अब जब त्वरण ज्ञात हो गया आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, तो अब वही जो गति के द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, और उससे जो आपने बल का व्यंजक प्राप्त किया था F इक्वल टू ma, तो उस व्यंजक की सहायता से हम लोग बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा गया है F इक्वल टू ma, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो m क्या है, द्रव्यमान जो 5 किलोग्राम यहाँ दिया हुआ है, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको त्वरण ज्ञात हो गया है। तो इस तरह से 5 गुना 2 तो 10, और बल निकाले हैं फोर्स। तो बल का एसआई मात्रक पिछले क्लास में चर्चा हुई थी, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है यह मात्रक, और उसको न्यूटन हम लोग कहते हैं। ये n मीन्स हो गया यहाँ न्यूटन,
तो कहने का मतलब उस वस्तु पर जो लगाए गए बल का परिमाण होगा, बल की मात्रा होगी, बल का मान होगा, वह 10 न्यूटन होगा। एक आंसर हमको प्राप्त हो गया, एक आंसर मिल गया हम लोगों को। लेकिन यहीं पर हमारा सवाल खत्म नहीं होता है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें और एक चीज जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, मतलब वही बल जो 10 न्यूटन का बल आपने निकाला, उसी बल को 5 सेकंड तक और लगाते रह जाएंगे उस वस्तु पर, तो और वेग क्या होगा? तो निश्चित रूप से और वेग बढ़ेगा। जैसे आपका दोस्त, आप साइकिल से जा रहे हैं एक निश्चित वेग से, आपका दोस्त साइकिल के कैरियर को पकड़ा पीछे से और धकेल दिया 2 मिनट तक के लिए, तो आपका वेग बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में दोस्त को आके और थोड़ा सा धकेलें, तो सोचिए 5 मिनट तक और धकेलते रह जाएगा, तो निश्चित रूप से वेग और बढ़ जाएगा, क्योंकि धकेलने से तो वेग बढ़ता है। तो यही कह रहा है कि यही बल, जिस बल का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 10 न्यूटन, इस बल को अगर 5 सेकंड तक और लगाया जाए, आरोपित करने का मतलब लगाना, तो और अगर 5 सेकंड तक आरोपित किया जाए, लगाया जाए, तो फिर वेग क्या होगा, मतलब उस वस्तु का अंतिम वेग अब क्या होगा? तो आइए देखिए, उस भाग को भी हम लोग हल कर रहे हैं। यहां लिखा गया है, इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित करने पर वस्तु का अंतिम वेग भी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए क्या सब आपके पास है। यू तो शुरू का वेग है, जिस वेग से चलना शुरू किया था वो फाइनल है, ऊपर में ही लिख लिए थे 3 मीटर प्रति सेकंड। अब सोचिए वस्तु को 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ले जाएं, 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ले जाएं कि 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ले जाएं, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो साइकिल पर बैठकर जा रहे थे, तो आपका दोस्त धीरे से धकेले खींचे या जोर से धकेले खींचे, आपके शरीर का द्रव्यमान, आपके साइकिल का द्रव्यमान, इन सभी चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, मतलब m हमारा 5 kg ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और दूसरी बात कि u भी वही है 3 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया। अब कह रहा उस बल को कितना देर के लिए लगाएगा, तो 5 सेकंड के लिए लगाएगा। तो अंतिम वेग क्या होगा? आप याद कीजिए, जिस दिन हम लोग गति का द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त कर रहे थे, वहां आपने F बराबर m इंटू v माइनस यू बाई टी लिखे थे, और इसी v माइनस यू बाई टी के बदले में a रख दिए थे, तो आपको फार्मूला प्राप्त हो गया था F बराबर ma। आज जो कि a नहीं रख करके हम इसको थोड़ा सा तोड़ करके ही लिखते हैं, तो F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये जो v माइनस यू बाई टी था, यही a था। तो a जो है, a को हम यह भी लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। देखिए तो यहाँ a बराबर v माइनस यू बाई टी हुआ है, तो a के बदले में यह रख सकते हैं, या इसके बदले में a रख सकते हैं, जहां जैसी जरूरत होगी उस तरह का मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए a के बदले में रख दिए हैं v माइनस यू बाई टी। अब बल तो आपको कह रहा उसी बल को लगाना है, तो बल तो दिया हुआ है 10 न्यूटन, ऊपर में निकल गया, इसलिए F के जगह दे दिए 10 न्यूटन। हमने पहले कह दिया कि द्रव्यमान बदलेगा नहीं, वस्तु का 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ही रहेगा, तो m की जगह 5 दे दिए। अब अंतिम वेग हम लोगों को ज्ञात करना है v, इसमें अंतिम वेग भी ज्ञात करना है, इसलिए v के जगह v छोड़ दिए। प्रारंभिक वेग जो u था, वह आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 3 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ देखिए 3 हो गया u के जगह पर। और टाइम कह रहा है कि इस बल को अब 5 सेकंड के लिए लगाना है, तो t के जगह क्या आ गया, 5 सेकंड आ गया। अब इसको कैलकुलेशन जो किए हैं, 5 को 5 से काट दिए, कैंसिल हो गया ये दोनों, इधर आपको 10 बच गया, जैसे का तैसे है 10, इधर v माइनस 3 बच गया, तो 10 इक्वल टू v माइनस 3 बच गया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। इस v माइनस 3 को जो RHS में है, इसको हम उठा करके LHS में रख दिए, ताकि समझने में बहुत सुविधा हो आपको। आप वहां भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन v माइनस 3 को हम बाएं तरफ कर लिए और इस 10 को दाएं तरफ कर लिए, तो v माइनस 3 बराबर 10 हो गया। तो v बराबर ये 3 देखिए इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 तो 13 हो गया। क्योंकि ये v का मान निकला है, v क्या है, अंतिम वेग है, और वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड भी लिखना आवश्यक है। तो जो वस्तु का अंतिम वेग है वह कितना हो जाएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड। ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरह से इस सवाल में 2 आंसर था, दोनों को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। बस आपको विज्ञान के नियमों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और कैलकुलेशन पूरा फिट रखना है। हो सकता है इस जोड़ घटाव गुणा भाग में कहीं आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर कभी इस सवाल का आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा जो सारा मेहनत होगा वो बेकार हो जाएगा। इसलिए विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखिए और कैलकुलेशन ठीक से कीजिए, तो
तो एकदम न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। जो दूसरा सवाल हमारा है यह भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 133 का एग्जाम्पल 9.2 है, उदाहरण 9.2 है और ये बहुत आसान है, बहुत लोग मुझे उम्मीद है कि शायद बना भी लिए होंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। मतलब दो वस्तु है, दो स्थितियां हैं और आपसे कहा जा रहा है कि कहां पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो पहली स्थिति क्या है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। मतलब दो स्थिति है, दो वस्तु है, हमने पहले कह दिया। पहली स्थिति में देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम, तो हमने लिखा m इक्वल टू 2 kg, और उसको त्वरण किस वेग, त्वरण क्या होगा उसका, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 2 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, तो उसके लिए बल चाहिए, फोर्स चाहिए। तो लिखे हैं F बराबर व्हाट। अब देखिए सूत्र है F इक्वल टू ma, तो m की जगह 2 kg का वस्तु है तो 2 दिए, त्वरण 5 है तो 5 दिए, तो 2 गुना 5 10 न्यूटन। मतलब 2 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अगर त्वरण उत्पन्न करना होगा तो आपको बल लगाना पड़ेगा कितना, 10 न्यूटन। ये आंसर नहीं है अभी हमारा। अब दूसरी स्थिति पर क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल लगेगा। तो 4 किलोग्राम की वस्तु है तो m इक्वल टू 4 kg, और त्वरण कर रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बल ज्ञात करना है तो F बराबर व्हाट ma, तो m की जगह अब 4 देंगे और a की जगह 2 देंगे, तो 4 दूना 8 न्यूटन हो गया। अब इसको आप एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। मेरे पास दो वस्तु है, आपको दोनों चीज दिख रहा होगा, एक मार्कर पेन और एक डस्टर। सोचिए, एक बार कहेंगे कि इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 2 किलोग्राम है, इसका 4 किलोग्राम है, इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है। तो दोनों के लिए बल तो अलग अलग चाहिए, तो इसका भी आपको द्रव्यमान है और त्वरण भी कह रहा कितना उत्पन्न करना है। F बराबर ma से इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इसका भी द्रव्यमान आपको ज्ञात है, दिया हुआ है, और कितना त्वरण उत्पन्न करना है यह भी आपको दिया हुआ है। तो फिर F बराबर ma से इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लेना है। वही काम किया गया है यहाँ पर देखिए, तो 8 न्यूटन हो गया। तो पहली स्थिति में जो वस्तु थी या जो पहली वस्तु थी उसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए 10 न्यूटन बल चाहिए, और दूसरी स्थिति में जो वस्तु थी उसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए 8 न्यूटन का बल चाहिए। आपका सवाल कह रहा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो आप देख रहे हैं 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, कौन किसका मान अधिक हुआ, 10 न्यूटन का मान अधिक हुआ। इसका मतलब पहली स्थिति में या जो पहली वस्तु है, या कह सकते हैं जो 2 किलोग्राम की वस्तु है, उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल की जरूरत होगी, जबकि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। वही चीज यहां लिखा गया। अतः पहली स्थिति में वस्तु को त्वरित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, यही आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि परीक्षा में यही रहेगा कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। हो सकता है वहां पूछ दे कि 10 किलोग्राम की वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल चाहिए, तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक तीसरे टाइप के सवाल पर आते हैं, जो सवाल वह भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है और पेज नंबर 134 है, 134 है। जिनके पास किताब होगी वो आराम से घर में खोल करके देखेंगे। 134 पेज नंबर का ये एग्जाम्पल है 9.3, 9.3 उदाहरण है। देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है यहाँ, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मतलब उस कार का जो शुरुआती वेग है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। कार में ब्रेक लगाते हैं तो रुकने में इसको 4 सेकंड लग जाता है। अब देखिए कार का शुरू का वेग कितना हो गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक लगा करके कार को रोक देंगे मतलब कार खड़ी हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी, विज्ञान के भाषा में कहें तो विराम में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। और जैसे कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहती है तो उसका जो वेग होगा क्या, शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ u बराबर लिखा गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ब्रेक लगा करके कार को रोक दिया गया है। हम ये लोग यह पढ़े थे कि
कि वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ जो कार का वेग है यह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर वेग रहता है उसको हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, तो 5/18 से गुना किया गया था। क्यों किया गया था, इसके लिए आप पहले चैप्टर के कॉपी को खोलिए, वहां सारी बात बताई गई है। या अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई वेग है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो उसके लिए 18/5 से गुना किया गया था। इस पर हम नहीं होगा तो अगले वीडियो में फिर बात कर लेंगे, क्योंकि आज समय अधिक हो गया है। तो इस सवाल को बनाना भी हम लोगों को, यहाँ देखिए हम 108 में 5/18 से गुना कर रहे हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है, क्योंकि ये एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 108 गुना 5/18, 18 से भाग देंगे आप 108 में, तो 18 छके 108, 6 बार में ये कट गया, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया कार का प्रारंभिक वेग, कार का शुरुआती वेग यह हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग चूंकि ब्रेक लगा करके कार को रोक लिया गया है, तो अंतिम वेग पता है आपको 0 मीटर प्रति सेकंड है। और ब्रेक लगने के बाद कार अचानक नहीं रुकती, आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते होंगे बहुत लोग, तो ब्रेक देने पर अचानक नहीं रुकती है, थोड़ा सा समय लेती है। और वह कार में जो ब्रेक लगाया गया है, क्योंकि स्पीड देखिए कितना अधिक था, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज्यादा स्पीड होता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार में ब्रेक लगाएगा तो कुछ तो समय लेगा रुकने में, तो रुकने में जो समय लिया है वह 4 सेकंड है, इसलिए हम लोग लिखे हैं t बराबर 4 सेकंड। अब आगे देखिए सवाल में और क्या कह रहा है, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। अब ब्रेक लगाने के बाद बल लगा होगा तब रुका होगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे गति का द्वितीय नियम, तो किसी वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन है उसके लिए असंतुलित बल लगाना पड़ता है। कार जा रही है तो उसको अचानक हम लोग रोक नहीं सकते हैं, अचानक नहीं रोके, उसके लिए भी बल की आवश्यकता होगी। तो आखिर कार को रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ा होगा, उसी बल का मान ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ लिखा गया F = 60। अब यहाँ एक चीज छूट रहा है कि बल ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान चाहिए, तो देखिए वह भी सवाल में दिया हुआ है, कह रहा है कि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, मतलब कार का द्रव्यमान वजन और उसमें जो यात्री बैठे हैं उसका वजन सब मिला करके 1000 किलोग्राम 1000 kg है। तो ये देखिए m बराबर 1000 किलोग्राम लिख दिए। इस तरह से क्या सब चीज ज्ञात हो गया वो देख लीजिए। u था आपको प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले तो यहाँ आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि कार में ब्रेक लगा के रोक दिया गया तो v हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगने के बाद कार को रुकने में 4 सेकंड का समय लग रहा है, तो t बराबर 4 सेकंड। उस बल का मान ज्ञात करना है जो कार को रोका है, और चूंकि कार और उसमें बैठे हुए यात्री सबका जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान वह 1000 किलोग्राम है, यह भी हमको दिया हुआ है। तो आइए अब हल करते हैं। द्रव्यमान के साथ हम लोगों को त्वरण चाहिए, तो सबसे पहले त्वरण A ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं A बराबर v - u/t, तो v आपका कितना है 0 है। u 108 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जब उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसलिए v - u, तो v की जगह 0, u की जगह 30, 0 - 30 हो गया। और टाइम कितना लगा कार को रोकने में 4 सेकंड, तो बटे में 4 हो गया, तो 0 - 30/4 बराबर -30/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ इसको हम हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आंसर प्राप्त हुआ नहीं है। अभी इसको काट करके या भाग देके दशमलव में ले आएंगे, तो बाद में गुना जो करेंगे आगे के प्रोसेस में, वो गुना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। इसलिए इस चीज को सहूलियत बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ये टेक्निक आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा कि कहाँ दशमलव में बदलना है, कहाँ भिन्न में छोड़ देना है। ये जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से बातों को समझ पाएंगे। तो कार में जो त्वरण लग रहा था उस त्वरण का मान आ गया -30/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन असली चीज क्या निकालना, हम लोगों को बल निकालना है, F। देखिए यहाँ लिखा गया है F = ma, सूत्र हम लोग जानते हैं। m द्रव्यमान कितना है कार और यात्री सहित, तो 1000 kg, और त्वरण का मान कितना निकला था -30/4। तो m के जगह 1000 और a के जगह -30/4, 4 में से भाग देंगे आप 1000 में,
तो 250 होगा, 250 होगा, तो यहाँ 250 हो गया, यहाँ 30 हो गया। अब 250 को -30 से गुना कर रहे हैं, ये हो जाएगा 7500 न्यूटन, लेकिन माइनस में है, यही आंसर हो गया, मतलब ऋणात्मक बल लगेगा। ऋणात्मक बल कहने का मतलब यह है कि कार जिस दिशा में जा रही थी उसके विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। माइनस चिन्ह बस यही बताता है कि कार जिस दिशा, मान लेते हैं कार अगर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही थी तो कार कब रुकेगी। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में, अगर आपका दोस्त साइकिल का कैरियर पकड़ करके जिधर आप जा रहे हैं उधरे जोर से बल लगा देगा, क्या आपकी साइकिल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। साइकिल तब रुकेगी अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो आपका दोस्त कैरियर पकड़ेगा और आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ खींच के भागने लगेगा, तब आप रुकेंगे, क्योंकि रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ जो माइनस चिन्ह बता रहा है, यह माइनस चिन्ह बस इतना ही बताता है कि बल की दिशा बताता है। हम लोग पढ़े थे बल एक सदिश राशि है, यह फिजिकल क्वांटिटी है, तो यह बल की दिशा को बतलाता है ऋणात्मक चिन्ह, कि जिस दिशा में कार जा रही थी उसके ठीक विपरीत दिशा में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यह बल लगता है, और उस लगने वाले बल का मान 7500 न्यूटन होगा। 7500 न्यूटन, यही आंसर हो गया। इस तरह से आज के क्लास में हम लोग टोटल 3 न्यूमेरिकल्स पर विस्तार से चर्चा किए। जो भी टेक्निक्स होते हैं इसको बनाने का, उस पर भी हमने आपका ध्यान आकृष्ट करवाया। अब अपने से घर में और भी किताब में ढेर सारे सवाल है, उसको बनाइएगा, और फिर हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो उससे पहले आपको कमेंट्स करना होगा कि कौन सा सवाल नहीं बना, और वो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक से आप देखें। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बना तो आप पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख करके हमें कमेंट करें। उम्मीद है कि हम अगले क्लास में उस सवाल को हल कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हल करके उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो आप सभी इन सभी सवालों को ध्यान से घर में 2 बार 3 बार बनाइए, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, और इसी टाइप का जो और सब सवाल होगा जिस किसी भी बुक में आपको मिले वहां से आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि न्यूमेरिकल्स जिसके लिए कल तक भारी था, आज से आप यकीन मानिए कि आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे, और आप सबों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी रेगुलर वीडियो को देखें। जो लोग लेट से चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर आपको पढ़ाई समझ में आती हो, आप समझ पाते होंगे, आपको लगता होगा कि घर बैठ के भी विज्ञान को समझा जा सकता है, 50% 60% भी अगर समझते होंगे, तो अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।